आज की इस लीगल वीडियो में हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 11 के अंतर्गत आने वाले विधिक प्रतिनिधि का अध्ययन करेंगे। प्रश्न यह है कि विधिक प्रतिनिधि किसे कहते हैं? विधिक प्रतिनिधि के उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। विधिक प्रतिनिधि अर्थात लीगल रिप्रेजेंटेटिव धारा 2 की उपधारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 11 में विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित करती है। धारा 2 की उपधारा 11 का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि माने जाते हैं। नंबर 1, वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में दखलंदाजी करता है। नंबर 3, वह व्यक्ति जो विधिक प्रतिनिधि के रूप में वाद लाने में से किसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है, अर्थात विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधि। उदाहरण, जो एक प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है। ए के मरने के बाद उसकी संपत्ति बी को न्यायगत होती है, यहाँ बी विधिक प्रतिनिधि होगा। इसी प्रकार ए पर कोई प्रतिनिधिक वाद लाया जाता है, उसके मरने के बाद बी को संपत्ति न्यायगत होती है, यहाँ बी विधिक प्रतिनिधि होगा। विधिक प्रतिनिधि मृतक के ऋणों के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है? चलिए इसे देख लेते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के अनुसार जहाँ डिक्री के पूर्णतः तुष्ट अर्थात निष्पादन किए जाने से पहले निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ डिक्री धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि डिक्री का निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किया जाए। नंबर 2, जहाँ डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है, वहाँ वह मृतक की संपदा के उस परिणाम तक दायी होगा जितने परिणाम तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से व्ययनित नहीं कर दी गई है। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का परिवर्तन धारा 52 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 52 उन परिस्थितियों में लागू होती है जहां डिक्री किसी मृत व्यक्तियों के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध पारित की गई है। ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री 2 तरीके से प्रवर्तित अर्थात लागू कराई जा सकती है। नंबर 1, जहाँ किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है और डिक्री मृतक की संपत्ति में धन दिए जाने के लिए है, वहाँ ऐसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा निष्पादन किया जा सकेगा। नंबर 2, जहाँ निर्णीत ऋणी के कब्जे में ऐसी कोई संपत्ति न बची हो और वह न्यायालय का समाधान करने में असफल रहता है कि उसने मृतक की संपत्ति को कहाँ खर्च किया है, वहाँ डिक्री निर्णीत ऋणी के विरुद्ध उस संपत्ति के परिणाम तक जिसके संबंध में वह न्यायालय का समाधान करने में असफल रहता है उसी रीति से निष्पादित की जा सकेगी मानो वह डिक्री व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध पारित की गई थी। प्रत्यक्ष संपत्ति का दायित्व पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में की गई ऐसी संपत्ति के बारे में जो मृत पूर्वज के ऐसे ऋण चुकाने के लिए हिंदू विधि के अधीन दायी है जिसके लिए डिक्री पारित की जा चुकी है। धारा 50 और 52 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह मृतक की ऐसी संपत्ति है जो उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में आई है। हेतु दर्शित करने की सूचना आदेश 21 नियम 22 के अनुसार यदि विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन किया जाना हो तो ऐसी डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण दर्शित करने की सूचना न दे दी गई हो। इसमें एक वाद आया था आंध्र बैंक बनाम श्रीनिवास 1962। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारण किया कि वसीयतदार भी संहिता की धारा 2 की उपधारा 11 में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आता है। एक अगला वाद आया था LS रेड्डी बनाम VM रेड्डी 1978। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सर्वस्व अदाता भी विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।